फिर बिहार की जनता कहे, आम जनता, मतलब एनडीए ने परिणाम बाकी है लेकिन सबको इस कदर का आत्मविश्वास दिया है कि सब हैरान है। मतलब क्या आपकी इस पे आपका क्या एक डबल इंजन सरकार की जो परफॉर्मेंस उसका ये नतीजा है जिससे इतनी अच्छी हमें बढ़त मिल रही है। जो रुझान है अक्सर एक रिजल्ट में बदलेंगे ये। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बिहार इंस्पायर्ड है यूपी से, योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने इतने सारे जो है जनता के लिए काम किए हैं और बहुत सारे बदलाव किए हैं। मतलब यूपी की जो कहें दिशा है, जो नक्शा है, रूपरेखा है, वो पूरी तरह बदल दी है। तो कहते हैं कि बिहार और यूपी जो है खान पान, रहन सहन, भाषा ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तो कहीं ये इसका रिजल्ट है कि यूपी और योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रभाव है उसका असर दिख रहा है। योगी जी के कैंपेन से ये असर पड़ा है कि बिहार के लोगों को भी उनके जैसा सख्त शासन प्रशासन की आवश्यकता है, इसलिए उनकी ज़्यादा डिमांड थी। उस हिसाब से वो ज़्यादा प्रचार भी किए उन्होंने और इस हिसाब से इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। योगी जी के प्रचार का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है बिहार के इलेक्शन में भी। तो अगर हम ये बात करें कि जिस तरीके के परिणाम तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो हम क्लियरली यहाँ पर आंकड़ा देख रहे हैं 203 और 33, लगातार एनडीए ऊपर जाता जा रहा है और महागठबंधन नीचे, जो हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा फर्क जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिहार कहें मतलब यूपी कहें, जो दोनों को एक तरीके से आंका जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ किया है और नीतीश जी जो है कहते हैं कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इस पॉपुलैरिटी का, जो हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से छठ पे आप देखें, अगर छठ पूजा के लिए ट्रेनें चलाई गई और बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो जिससे जनता इतनी प्रसन्न हुई है, इतनी खुश है कि हम क्यों वोट ना दें। मतलब हर तरीके से हर क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी योजना हो, कितनी सारी योजनाएं चलाई गई हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए। और ये मतलब छठ जैसा जो भारत में यूपी बिहार वालों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। मतलब उसके लिए अगर आपने स्पेशल एक ट्रेन चला दी है जहां पे लोग बस किसी तरह अपने घरों में पहुंच जाएं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी छठ का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ये रिजल्ट, ये आंकड़े, मतलब खुद ही उन्होंने अपनी हंसी उड़वाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं आपके सहमत हूँ कि एनडीए सरकार ने छठ पूजा पे जाने के लिए जो भी यात्री थे, चाहे बम्बई से हो, चाहे गुजरात से हो, दिल्ली से हो, उनको सब सुविधाएं उन्होंने दी और वहाँ पे भी जो इंतज़ाम थे काफ़ी बढ़िया थे। लोगों ने एक श्रद्धा का विषय था और बीजेपी ने इसे पूरी अच्छी तरह वहाँ के लोगों को दिया। लेकिन राहुल गांधी जो हैं, ये हमेशा ना जाने क्या उनके दिमाग में होती है, जब भी कोई हिंदू का त्यौहार हो, कुछ हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे उनका खुद का नुकसान हो जाता है। अब वो ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि छठ पूजा में ऐसे तमाशा क्यों बनाया गया। हो सकता है मुसलमान वोटों के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, ये हो सकता है उनका, लेकिन ये कि वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे तब तक हम तो परमानेंट हैं ही हैं। जो ये चुनाव और उनके परिणाम से पहले जो भी बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई हैं, वोट चोरी, ईवीएम, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने कही, वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा थी कि हम किसी तरीके से बस वोट पालें, बने रहें इस चुनाव में, और वो हर तरीके के षड्यंत्र करें या वो हर तरीके के इस तरीके की हरकतें करें कि हम मतलब जनता हमें वोट दे और हम ये दिखाएं कि हमने भी काम किया है। या फिर ये राहुल गांधी और उनकी सरकार पे एक बस तीखा प्रहार है जो बीजेपी की तरफ से है। मतलब क्या आपके मत हैं इन दोनों को लेके? अभी तो हमारी सरकार 15 साल से है, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, हम भी अपोजिशन में थे, लेकिन हम लोगों ने जब भी कांग्रेस का विरोध किया तो उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके कार्यक्रमों का विरोध किया, उनके भ्रष्टाचार हमने सामने लाए। हमने कभी व्यक्तिगत नहीं कहा, पर्सनल हम लोगों ने कभी नहीं कहा। लेकिन
क्या ना जाने क्यों कांग्रेस के कौन से ऐसे सलाह हैं जो राहुल गांधी को देते हैं और सारी उनकी माताजी को भी देती हैं। उनकी माताजी ने आरोप लगाया था मौत का सौदागर, फिर चौकीदार चोर है, फिर ओट चोर है। इससे इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि मोदी जी काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कहा है उसको करके दिखाया है, करके दिखाया, डिलीवर सिर्फ करते हैं। बोल बच्चन नहीं है। एक टाइम ऐसे भी था जब कांग्रेस के कोई समस्या आती थी तो ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे देखा जाएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच। अप्रोच ही नहीं होता था उनका कोई। लेकिन मोदी जी के टाइम में अगर कोई भी नई समस्या आती है तो मोदी जी फ्रंट होकर लीड करते हैं उस समस्या को कैसे छुटकारा पाए। उसका सबसे बड़ा है कोरोना काल में। कोरोना काल को लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि सब लोगों ने कहा था कि भारत में बहुत ज़्यादा मौतें होंगी, लेकिन मौतें बहुत कम हुई। यहाँ तक कि हमने कोरोना के मेडिसिन बनाए, दुनिया को बेचे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच है और मोदी जी का डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट चल रहा है, तो लोगों को विश्वास भी है। इस हिसाब से हम बिहार में देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त बन रही है जी। ये। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो चुनाव और अभी इस तरीके के जो आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं, इसका, क्योंकि आप मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, महाराष्ट्र को, तो वहां पे इसका असर क्या दिखने वाला है, किस तरीके से पड़ने वाला है? बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। यहाँ के भी लोग, मुंबई के भी लोगों को देवेंद्र फडणवीस जी के कार्य पे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता उसके अच्छे से काम करता है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, एक संगठन है जो लोगों से जुड़ा होता है। इस संगठन में कोई भी किसी पद पे जा सकता है अपने काम के बदौलत। और बाकी पार्टियों में परिवारवाद है, उनको पता है कि ये अगर व्यक्ति नहीं होगा तो इसका लड़का आएगा, वो नहीं होगा तो उनका कोई वो आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। और बिहार के इलेक्शन में निश्चित रूप से मुंबई के लिए काफ़ी अच्छी बूस्टिंग है और हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आने वाले समय मुंबई महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, वहाँ तो युति का होगा। हाँ, वहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी, वो मतलब फैमिली में, परिवार में एक गया तो दूसरा संभाल लेगा, तीसरा संभाल लेगा, इस पे काम नहीं करती, बल्कि इंडिविजुअली उस इंसान का क्या पर्सनल, क्या उसका क्या दायित्व है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसमें रहते हुए वो ज्यादा मायने रखता है, बजाय कि आप गए और आपके पीछे फैमिली में और लोग आ गए। लेकिन ये जो आंकड़ा हम यहाँ पर देख रहे हैं महागठबंधन का, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आप इनका नाम ले, तेजस्वी यादव स्पेसिफिकली, जहाँ पे उनके पारिवारिक में, मतलब एक कहते हैं परिवार में आपसी मतभेद, इसका रीजन रहा है, ये कारण रहा है कि पूरा तितर बितर है, मतलब इकट्ठित संगठित नहीं है। जो आप बीजेपी को देखें, एनडीए को, वो संगठित है। मतलब जब आप कहते हैं ना कि एक सिंगल लकड़ी एक है और जब आप उसको 5 को करते हैं तो वो एक बहुत मजबूत बनती है। तो कहीं ना कहीं एक रीजन है तेजस्वी यादव की जो इतने कम आंकड़े हैं। मैं अभी रिजल्ट पे तो नहीं जाऊंगी, हम क्लियरली यहाँ देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक रीजन है, पारिवारिक मतभेद, भाई भाई में आपस में प्रतिस्पर्धा। ये इस तरीके को आप कैसे मतलब देखते हैं? इलेक्शन में एनडीए एकत्र होके, यूनिफाइड होके चुनाव लड़ा। हमारे जितने भी घटक पक्ष थे सब इकट्ठा थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी, इस सब हम इकट्ठा चुनाव लड़े। हमारा आपसी विवाद कहीं बाहर नहीं आया। कोई विवाद तो होंगे, लेकिन हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व अमित शाह जी ने सबको बिठाकर सॉल्व किया और हम यूनिफाइड लड़े। उसका नतीजा ये है। और उसके सामने जो महागठबंधन था ये बिखरा हुआ था, इनमें कोई एकता नहीं थी। राहुल गांधी 2-4 दिन आते हैं, प्रचार करते हैं और कुछ ऐसे वैसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो बीजेपी के लिए फायदा होता है, गायब हो जाते हैं। प्रियंका गांधी 1-2 दिन आई, फिर वो भी चली। तो अकेले तेजस्वी यादव कितने रोल लेंगे? और दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव की जो एजुकेशन है वो 9th फेल है, तो भी एक असर पड़ता है कि भाई 9th फेल आदमी कैसे इतना बड़ा बिहार चलाएगा, उसका भी एक वो होगा। फिर उनके परिवार में ही कला हो गई, तेज प्रताप अलग हो गए, वो अलग लड़ रहे हैं। राघोपुर में तेज प्रताप के यहाँ पे जाके तेजस्वी प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी के यहाँ तेज प्रताप जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो उनका पारिवारिक कलह था, ये सब की वजह से भी लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए पे विश्वास दिखाया और कहा कि भाई जो गड्ढा लालू राज में छूट बना था उसको ये पाटते पाटते कम से कम एक समतल स्थल पे लाए हैं। अब लोगों से भी अपेक्षा होगी कि अब बिहार में भी डेवलपमेंट होना चाहिए जो यूपी में होता है। जो जनता है उनसे मतलब उन लोगों के जो विचार हैं वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि लालू जी के कार्यकाल में वो एक कहते ना खंडहर की तरह पेश किया गया था बिहार को और उसकी पूरी दिशा बदली है नीतीश कुमार से। तो मानते हैं कि मतलब जिस तरीके से बिहार सौंपा गया नीतीश जी को और उन्होंने अपने पूरे दायित्व और जिम्मेदारियों के साथ बिहार को इस तरीके का कहते ना इस तरीके की रूपरेखा से इस तरीके से सजा दिया है, इस तरीके का बना दिया है कि आज बिहार का मामूली से मामूली आदमी भी एक आम आदमी कहें या कोई अच्छे अधिकारी कहें वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत फक्र है, उन्हें खुश है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। मतलब आज एक उनमें एक कॉन्फिडेंस का एक अलग आप उस तरीके से देख सकते हैं कि जो लालू और उनके पहले उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मतलब नीतीश जी ने मोदी सरकार के उसमें प्रभाव से जो उनका इफेक्ट पड़ा है पूरी तरीके से बिहार को बदल दिया है और बिहार आज बहुत ही अलग एक राज्य बन के उभर रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? एक छोटी सी बात में कहूँगा कि पहले कहते थे एक बिहारी 100 बीमारी और आज कहते हैं हम बिहारी हैं, हम संस्कारी हैं। जो मनोज जी ने गाया है ये एक बदलाव दिख रहा है। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात की तो आपको लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई है जैसे कि आपने कहा कि तेजस्वी जी जो है वो 9th फेल हैं, तो एजुकेशन का फर्क पड़ता है एक अच्छा जो है नेता बनने में और अपने उस राज्य को एक अलग दिशा में ले जाने में? क्योंकि लोगों का तो ये कहना है कि एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, आपका वो फोकस और आपका कहते ना आपका नजरिया उस राज्य या देश के प्रति वैसा होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखती है, आपको किस दिशा में अपने सिटी को, अपने राज्य को, अपने देश को लेके जाना है। ये जो एक वर्सेस एजुकेशन वर्सेस नो एजुकेशन सिस्टम है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है कई सारे नेता जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या उसका इससे कुछ लेना देना है? एजुकेशन जो एक है आपको एक ज्ञान देता है। एजुकेशन से आप कैरियर नहीं बना सकते हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे रैंक आएंगे, तब जाते हैं कोई अच्छी नौकरी पालेंगे। उस ज्ञान का आप उस नौकरी में कैसे उपयोग करते हैं, कितने आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब कोई कहता है कि मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है, अब मैं आ रहा हूँ उसका, तो ये कोई नहीं देखता है कि मोदी जी पहले 15 साल तक प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी की, जो दरी पे बैठते थे। फिर वो आए, सीएम बन के आए, गुजरात संभाला उन्होंने, फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनके जो 75वां जो उनका लाइफ है उसमें से तो 45 साल तो उन्होंने सीधे सीधे समाज के लिए है। तो वो जो एक्सपीरियंस्ड है उनके पास, यस एक्सपीरियंस वो उनको काम आ रहा है। और जब सरकारें चलती हैं तो सब एजुकेशन IAS ऑफिसर ये सब तो रहते ही, वो सब सलाह देते हैं, लेकिन ये भी अपने खुद जो है, खुद का अनुभव है, खुद वो शेयर करते हैं। ये एक फर्क दिखता है। एजुकेशन ठीक है, एक मायने रखता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कितना है समाज के प्रति, उसका आप अपने टैलेंट से कैसे उपयोग कर लेते हैं, वो भी मायने रखना चाहिए। और आपने जी बिल्कुल सही कहा। और एक आपने बात की कि जो पॉजिटिव अप्रोच है मोदी जी का, नीतीश जी का, और वर्सेस यहाँ पे राहुल गांधी, तेजस्वी जी का, इन लोगों का अप्रोच टुवर्ड्स जनता, टुवर्ड्स देश, वो प्रैक्टिकल तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो आप मानते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच जनता के प्रति, जनता को आप जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता से ही आपको वोट चाहिए, तो आप जब तक जनता को आपसे वो चीज फील नहीं होगी कि आपसे वो एक वाइब कहते हैं ना, वो फील नहीं होगी कि नहीं ये सांत्वना देना या हम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच होना टुवर्ड्स जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी योजनाएं और आम जनता के लिए आप सुविधाओं के लिए जिस उनके प्रति जो भी करने वाले हैं, पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, जो नीतीश जी और मोदी जी ने हमेशा से जो है बनाए रखी है और जिसकी वजह से सिर्फ मुझे लगता है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की सराहना हर जो है देश के राष्ट्रपति कहें, प्रधानमंत्री कहें, उनकी सराहना करते हैं कि जो अप्रोच है मोदी
वो एक ऐसा वैश्विक स्तर पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है कि ये भारत से है, बिकॉज ऑफ दैट अप्रोच। आप मानते हैं कि ये बहुत अहम चीज है और यहाँ तक जो ये पहुंच पाए, देखिए 205 हो गए हैं और महागठबंधन 31, तो ये मायने रखता है। मोदी जी की जो अप्रोच है किसी भी समस्या के प्रति, वो ऐसा है कि जो आज देश को इस लेवल तक लेके आया है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ में था, चाहे वो घरेलू थे, कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो बाहर आते हैं और उसका परिणाम होता है। जो प्रधानमंत्री भी बने तो छोटे छोटे काम लाए, जैसे घर घर शौचालय, जिसने सब मजाक उड़ाता था उनका, लेकिन आज घर घर शौचालय कितना बड़ा है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना उन्होंने लेके आई, किसानों के लिए सम्मान निधि लेके आई। ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं ये सामान्य लोगों तक पहुंचते हैं और उसलिए सामान्य लोग मोदी जी को अपना मानते हैं। इसलिए लोग मोदी जी को अपना मानते हैं। और फिर बिहार में भी मोदी जी की प्रेरणा है ही है और नीतीश जी डिलीवर्ड कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ तो अच्छी बात डिलीवर्ड होती है और जब कभी यहाँ वहाँ होते हैं तो फिर वापसी होती है, लेकिन फिर उनको हमारे पास ही आना पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ में भी है कि वो मतलब जनता से जुड़ते हैं, इसीलिए हर एक अपने घर में बैठा एक आम आदमी भी फील कर सकता है कि नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो करने वाले हैं। वो उनके पास आके घर घर जाके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स जनता जब आप किसी से जुड़ते हो, आपके जो किए गए काम हैं, आपके जो बातें हैं या सभाएं हैं, उनमें जो आप भाषण दे रहे हैं, आप कितना जुड़ रहे हैं जनता को, कितना उस अप्रोच जोड़ रहे हैं, वो मायने रखता है, जिसे हर आदमी फील कर सकता है। इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की पूरी दिशा बदली है। और आज आप पहले का यूपी देखे और आज का यूपी देखे, कितना ड्रास्टिक चेंज है। कहीं कहीं जो एक घर में बैठा हुआ आदमी भी बातें करता था कि ये ऐसा हो जाए तो हमारा यूपी बहुत सुधर जाए, बहुत हद तक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, जो उन्होंने सिर्फ बोल कर नहीं करके भी दिखाया है। और उसी पच्चीनों पे चलते हुए नीतीश जी भी बिहार की इस तरीके की जो दिशा है वो लगभग बदलने के उसमें रास्ते पर आ चुके हैं। और मतलब उम्मीद है कि इस जीत है कि क्या है, अब वो तो हमें इंतजार करना होगा जब उसके परिणाम आएंगे। पर फिलहाल 204 और 32 हम देख सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे अनिल जी ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, मतलब एक होता है बराबरी का, ये बराबरी का भी नहीं है, शायद उससे भी 2-3 स्टेप ही है। क्या वो 2 फैक्टर्स ऐसे रहे हैं, वो मेन मुख्य कारण रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि 204 वर्सेस, मतलब वो 2 मेन कारण, जीत तो नहीं कह सकते। हाँ जी, बिल्कुल। उसके मेरे ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार का परफॉर्मेंस और जंगल राज की वापसी का भय, जंगल राज की वापसी का भय और डबल इंजन का परफॉर्मेंस, ये परिणाम ला रहे हैं। क्योंकि अगर तेजस्वी ये सब वापस आते तो लोगों को लगता है फिर वही जंगल राज आ जाएगा, फिर वही महिला शाम को निकल नहीं पाएगी, डकैती होगी, ये होगा। इसलिए लोगों ने कहा। और दूसरी बात है कि ये यूनिफाइड नहीं थे, एकत्र नहीं थे, सब बिखरे हुए थे, सब बिखरे हुए थे। जब इनके घर में परिवार में कलह है, कांग्रेस के साथ में कोई तालमेल नहीं है, लेफ्ट के साथ में कोई तालमेल नहीं है। एक मैं छोटी सी उदाहरण बताऊं कि तेजस्वी ने मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। होटल में पीसी लेनी थी, तेजस्वी जी पहुंच गए, बड़े पार्टी के, सबसे बड़े पार्टी के वो हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो वेट कर रहे हैं और मुकेश साहनी जी निकले नहीं। बोले पहले मुझे घोषित करो फिर मैं आता हूँ। वो आई और ये बात को ओवैसी ने भुनाया। ओवैसी ने कहा कि 3% वाला डिप्टी सीएम तो 17% वाला क्या। ये सब जितनी विरोधाभास बातें थी ये सब एक दूसरे के विरोध में थे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए एकत्र मिलकर लड़ी और ये परिणाम आपके सामने है। फिलहाल तो जंगल राज है ही नहीं है, है ही नहीं। यहाँ पे जो आंकड़े हैं
और जंगल राज तो है नहीं है। अब नहीं है। अब इतनी बड़ी जीत मिली है, लेकिन मैं कहूँगा इतनी बड़ी जीत के साथ में बहुत बड़ी जवाबदारी भी आ गई है एनडीए पे कि अब परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जी अब लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें तो गढ़ा वाला राज्य मिला था, 15 साल में तो गढ़े से हम ये कहते हैं जब गढ़े से हम समतल में आ गए हैं, अब डेवलपमेंट करके लोगों को देना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पे आई है। और जवाबदारी से ये याद आ रहा है कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि अक्सर उन्हें पलटी मारने की 2010, 2015, 2020 अब पलटी मारने के चांसेस है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए मैं अभी भी बोलूंगी कि जीत अभी दूर है, क्योंकि मतलब परिणाम अभी बाकी है। आप आंकड़ों से आकलन कर सकते हैं जीत का, लेकिन अभी भी परिणाम बाकी है। लेकिन जितना अभी तक हम देख पा रहे हैं उस पे जो जनता की खुशी है, जो बाकी लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन नीतीश जी अब इस जिम्मेदारी से भाग पाएंगे या अब पलटी के कोई चांसेस है? अब तो चांस मुझे लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी है। एक समय था तब पलटी मारने के बाद फिर उनको पता चला जंगल राज कैसे वापस आया, अब फिर हमारे पास आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब पलटी मारेंगे, अब नहीं मारेंगे और ऑप्शन नहीं है अभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने किए गए वादे और जो दिख रहे परिणाम भी दिख रहे हैं। 95 अगर हम लोग लगभग इसको पकड़ लेते हैं, 20 हमारे एलजीपी के हैं, तो ऐसे ही हम लोग 115 हो जाते हैं। अन्य भी हैं, तो कभी परिस्थिति बदली तो ऊपर वाले जो भी सोचेंगे निर्णय लेंगे। खैर तो किसी को नहीं पलटना चाहिए क्यों है, और ये सब प्रश्नों का उत्तर हमारे श्रेष्ठ लोग देंगे, हम लोग क्या देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये चर्चा को जो है समाप्त करना चाहूंगी। और अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में और इस अपने बहुत ही अहम विचार आपने पेश किए। तो ये थे अनिल मिश्रा जी। और जैसा कि मैंने कहा कि 206 वर्सेस 30, एनडीए 206 और महागठबंधन 30, रिजल्ट आने बाकी हैं, परिणाम बाकी हैं। आप इंतजार कीजिए और बने रहिए आवाज इंडिया के साथ।